अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि जानते हैं कि हमने जो है सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। आज का जो सेकेंड लास्ट जो प्रोग्राम है ये आज हम देखने वाले हैं कि इस प्रोग्राम में हमने जो है वो लॉजिक कौन सी यूज़ करनी है। ये जो सब कुछ लिखा होता है, ये जो हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट देख के इसका प्रोग्राम बनाते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये हम इसकी लॉजिक बना रहे हैं। ठीक है, आगे से जो है हमारे चैप्टर 11 में लॉजिक का वर्ड यूज़ होगा। तो मैंने कहा अभी से मैं आपको बता दूं कि लॉजिक का क्या मतलब है। मतलब ये जो हम स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद हम ये अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ये इसका क्या मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जी हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हमने इसके जो है स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का नहीं पता, प्रिंट एफ फंक्शन का नहीं पता, स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, गेट सी एच क्या है, सी एल आर एस या क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है, इन सब पर जो है वो लेक्चर्स बन चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वो पहले वीडियोस देख लें तो इस लेक्चर पर आने से पहले आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी और आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होगी कि ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड्स एस टी डी आई ओ डॉट एच ये हेडर फाइल्स किस लिए यूज़ की जाती हैं। इसलिए आप जो है पहले उन सब चीज़ों को पढ़ाने का मकसद यही था पहले कि आपको जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करें, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, तो आपको ये ना हो कि ये हैश इंक्लूड कहाँ से आया है और ये हेडर फाइल क्या होती है, क्लियर स्क्रीन का क्या काम है। इसलिए आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो और आप ये प्रोग्राम जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने केयरफुली जो है वो रीड करना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही हर चीज़ आपको जो प्रोग्राम में हमने कोडिंग करनी है, जो उसकी लॉजिक बनानी है, वो सब कुछ स्टेटमेंट में ही आपको मिल जाता है। राइट अ प्रोग्राम कह रहे हैं जी। प्रोग्राम हमने लिखना है दैट इनपुट्स रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम द यूजर। हमने क्या लेनी है जी, इनपुट लेनी है। किसकी? स्फीयर के रेडियस लेना है, स्फीयर का रेडियस लेना है हमने। ठीक है, किससे लेना है? यूजर से लेना है। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो हमारे पास जो है हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैन एफ का जो है वो फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, स्कैन एप फंक्शन के थ्रू जो है वो हम यूज़र से रेडियस लेंगे। यूज़र आप भी हो सकते हैं, मैं भी यूज़र हो सकती हूँ, कोई और पर्सन जो है वो भी यूज़र हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही वैल्यू एंटर करेगा। आप भी एक वैल्यू एंटर करेंगे, मैं भी वही वैल्यू एंटर करूँगी। वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट एंटर करेगा। इसलिए ये हमने जो है इसकी लॉजिक ही ऐसे बनाते हैं कि यूज़र जो मर्जी वैल्यू एंटर करे उसका जो है हमें राइट आंसर मिल सके। कैलकुलेट्स, ये बात समझ में आ गई हमें कि हमने जी सिर्फ एक इनपुट लेनी है। क्या किसकी? स्फीयर का रेडियस लेना है यूज़र से। और क्या कैलकुलेट करना है? इट्स स्फीयर एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस का एरिया हमने फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है जी? उसका वॉल्यूम। ठीक है, हमने एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें पता चल गया कि हमने रेडियस लेना है यूज़र से और हमने कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करनी है? हमने एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। जबकि उन्होंने हमें एरिया का भी फार्मूला दे दिया हुआ है और ये वॉल्यूम का भी जो है वो फार्मूला बता दिया हुआ है। उन्होंने हमें फार्मूलेस भी बता दिए हैं। ये तो और ज़्यादा हमारे लिए जो है वो सिंपल हो गया कि हमने एरिया कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। जब ये जो है ये क्या है सिंबल? ये पाई का सिंबल है, जिसकी वैल्यू भी उन्होंने बता दिया कि 3.14 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलें जी प्रोग्राम अब स्टार्ट हो जाते हैं। हमें समझ आ गई, हमने एक इनपुट लेनी है और एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। एक तो हमें पता चल गया कि हमारा वेरिएबल जो है वो रेडियस होने वाला है, जिसमें हम जिस पे जो है वो यूज़र एंटर करेगा डाटा। ठीक है, हमारा एक वेरिएबल हो गया रेडियस। उसका आप नाम जो है वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। रेडियस रख लें, सिर्फ आर रखना चाहते हैं आर रख लें, आर ए डी रखना चाहते हैं। मतलब आपने मीनिंगफुल नेम रखना है कि आपको पता चल सके अच्छा ये जो वेरिएबल है मैंने इस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, वेरिएबल का नाम ज़रूरी नहीं है कि सब पर्सन एक ही रखें, आप अपने प्रोग्राम से मुताबिक भी रख सकते हैं। ठीक है, बस अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप बाद में इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए खोलें, ओपन करें तो आपको पता हो कि ये वेरिएबल जो है वो मैंने किस लिए डिक्लेयर किया था, ये वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया था।
उसके बाद देखें हमने सरफेस और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब जब हमने सरफेस का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है तो इनका जो आंसर आएगा तो वो भी तो हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना। मैंने आपको बताया था कि हमने जब भी कोई लेते हैं, हम वेरिएबल्स लेते हैं, उन पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो हमने किसी ना किसी एक वेरिएबल में रखवाना होता है। ठीक है, अगर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मस्ट हमने उसका आंसर जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल में रखवाना होता है। अब देखिए हमने सरफेस का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको भी तो किसी वेरिएबल में जो है वो सेव करवाना है। उसका नाम मैंने उस वेरिएबल का नेम क्या रख दिया, एरिया रखवाना है। ठीक है, आप एरिया नहीं रखना चाहते, आप सिंपल रखना चाहते हैं ए रख लेंगे, अपने से कोई और नेम रखवाना चाहते हैं वो भी रखवा सकते हैं। और दूसरा एक और वेरिएबल जिसमें वॉल्यूम का जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद आएगा, उस वेरिएबल का नेम मैं सिर्फ वॉल्यूम भी रख सकती हूँ, वी भी रख सकती हूँ और वी ओ एल भी, और आप अपनी मर्जी से भी उसका कोई नेम रख सकते हैं। चलिए जी, अब हमें पता चल गया हमारे पास कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं। एक तो ये रेडियस आएगा, ठीक है, एक हमारे पास एरिया है और एक वॉल्यूम है। ठीक है, इन एरिया और वॉल्यूम में हमने कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो रखवाना है। उस सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का वो क्या है। जो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो इंक्लूड करवाने होते हैं। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लिया, उसमें हमने जो है फाइल्स इंक्लूड करवा ली, एस टी डी आई ओ और कोनियो डॉट एच। इनमें क्या है जी, जो भी हम फंक्शन इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट सी एच का, सी एल आर, एस सी आर का फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, जो भी फंक्शंस हैं वो उनकी सब की डेफिनेशन जो है वो इन दो फाइल्स में लिखी जा चुकी हैं, ताकि जब भी प्रोग्राम जो है कंपाइल हो और कंपाइलर कहे कि स्कैन ऐप का क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन जो है वो जो भी काम कर रहा है वो इन दो फाइल में से उसे मिल जाएगी। अगर ये फाइल्स हम इंक्लूड नहीं करवाते तो हमारी इनपुट आउटपुट यानी प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप या इस तरह की क्लियर स्क्रीन जो फंक्शंस है ये रन नहीं होंगे। ठीक है, कंपाइलर कहेगा कि इनका क्या पर्पस है, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं। इसलिए इन सब की डेफिनेशन हम यहाँ पर एक्सप्लेन बार बार करने के बजाय हमने जो है सी प्रोग्रामर जिसने सी लैंग्वेज डेवलप करवाई थी उसने क्या किया कि इनकी सब की डेफिनेशंस जो हैं वो इन दो फाइल्स में जो है रखवा दी, ताकि और इस वजह से हम इन दो फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं ताकि जब भी हम ये फंक्शंस यूज़ करें तो इनकी जो भी डेफिनेशन है वो कंपाइलर को पता चल सके। उसके बाद हमें पता है जी हमने मेन फंक्शन जो है वो लिखना होता है। वॉइड मेन लिख लिया, वॉइड का क्या मतलब है कि ये इस प्रोग्राम ने हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद क्या जी ब्रैकेट स्टार्ट हुई। अब देखें हमने क्या, हमें हमने मैंने आपको स्टेटमेंट में ही बता दिया था हमारे पास कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं, एक रेडियस है, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अब ये फ्लोट टाइप का कि इसकी हमने डाटा टाइप रखी कि अगर यूज़र जो है वो पॉइंट्स में वैल्यू एंटर करवाना चाहता है, ठीक है, रेडियस जो है वो पॉइंट्स में एंटर करवाना चाहता है तो वो पॉइंट्स में भी करवा सकता है, अगर वो जो है हमारे पास इंटीजर में करवाना चाहता है तो वो इंटीजर में भी करवा सकता है। ठीक है, अब हमने इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट रखवा दी। उसके बाद ये एक वेरिएबल रेडियस जिसमें हमारे पास वैल्यू आएगी जो यूज़र एंटर करेगा, ये वो वाला वेरिएबल है। उसके बाद कोमा लगाना होता है आपने। इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो सेम है, डाटा टाइप जो है वो सेम है, इस वजह से मैंने इनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। इनको सेपरेट डिक्लेयर करने की बजाय मैंने जी क्या किया कि इनको एक ही लाइन में जो है वो डिक्लेयर कर दिया ताकि मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस जो है कोडिंग की वो कम रह सके। ठीक है, आप इनको सेपरेट भी फ्लोट आर, फिर फ्लोट एरिया, फिर फ्लोट आप वॉल्यूम भी कर सकते हैं। इन तीनों को एक लाइन में डिस्प्ले करवाने का मकसद यही है कि हमारे पास जो है वो कम से कम लाइन ऑफ कोड्स बने। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, ये आपने सेपरेट करना होता है कोमे के साथ, हर वेरिएबल को आपने सेपरेट करना होता है। अगर इन तीनों की डाटा टाइप डिफरेंस होती तो इनको मैंने 3 लाइन्स में आपको डिक्लेयर करवाना था। उसके बाद CLR SCR ये फंक्शन हमने लिखा। ये फंक्शन क्या करता है जी, ये आउटपुट आने से पहले जो भी स्क्रीन पर आपकी जो गार्बेज डाटा होता है आपकी स्क्रीन पर उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है और देन आपको उस आपकी आउटपुट जो है वो शो करवाता है। उसके बाद हमने पढ़ा थी जी कि स्कैन ऐप फंक्शन के साथ हम प्रिंट ऐप का फंक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को एक स्क्रीन पर मैसेज शो हो सके कि वो काम क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी वैल्यू एंटर करे, किस किस्म की वैल्यू वो एंटर
करवाएं। ठीक है, अगर हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ नहीं करते तो स्क्रीन पर हमें ये ब्लैंक स्क्रीन होती और वहाँ पर हमें एक कर्सर जो है ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता और हमें समझ नहीं आती कि हमने किस तरह की वैल्यू जो है वह एंटर करवानी है। अब देखें, जैसे ही मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, आपको पता है प्रिंट एफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है, आपने प्रिंट एफ के स्पेलिंग यही लिखने हैं। उसके बाद आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, डबल कोट्स के अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट लिखना होता है। जो भी आप इन डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको जो है वो स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने डबल कोट्स जो है वो बंद करवा दिए। ये जो हमने सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, आपको पता है कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में जो है सी की सेमी कॉलन मस्ट आता है। उसके बाद क्या किया जी, हमने लिख दिया एंटर रेडियस। अब आपको ये स्क्रीन पर जो है ये देखें एंटर रेडियस लिखा हुआ नज़र आएगा। अभी यहाँ सिर्फ यहाँ तक आपको ये शो होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स क्या है, जिस स्कैन ऐप का फंक्शन लिखना है यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं। आपने ब्रैकेट स्टार्ट करवानी है, डबल कोटेशन के अंदर जो है आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि किस किस्म का आप जो है डाटा एंटर कराना चाह रहे हैं। हमने देखा जी रेडियस का क्या डाटा टाइप है हमारे पास, हमने रेडियस का जो है वो यूज़र से रेडियस ही लेना है ना। तो हमने रेडियस लेना है यूज़र से, तो हमने देखा रेडियस की जो है वो हमने डाटा टाइप क्या रखवाई हुई है, फ्लोट। और फ्लोट डाटा टाइप का जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज एफ। डबल कोटेशन के अंदर एक है, आपने परसेंटेज एफ मस्ट लिखना है। ठीक है, अगर आपका इंटीजर टाइप का है तो परसेंटेज डी आएगा, अगर आप करेक्टर टाइप का कोई डाटा एंटर करवा रहे हैं तो परसेंटेज सी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके डबल कोटेशन क्लोज हो जाएंगे, आपने कोमा लगाना है। उसके बाद हमारा एम्परसेंट साइन क्या शो करवाता है, ये एड्रेस ऑपरेटर है जो बताता है कि आपका मेमोरी में किस लोकेशन पे जाके आपका जो है वो वेरिएबल स्टोर होने वाला है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टोर होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। यहाँ पर उस वेरिएबल का एम्परसेंट साइन आपने मस्ट लगाना है जब भी आपने स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करना है वेरिएबल के नेम के साथ। यहाँ पर वो वेरिएबल का नेम आएगा जिसकी वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है। हमने हमने जी आर की वैल्यू, मतलब जो है रेडियस, आप रेडियस की वैल्यू लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया, जिसको मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, सेमी कॉलन हमने मस्ट लगाना है। उसके बाद अब देखें ये हमारे पास एरिया जो हमने ये ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर ना करवाती तो मुझे यहाँ पर फ्लोट लिखना मस्ट था। अगर मैं यहाँ पे आपको डाटा टाइप आप नहीं बताते तो आपको जो है कंपाइलर एरर दे देगा कि आपने ये डिक्लेयर ही नहीं करवाया, इसकी वैल्यू किस टाइप की होगी। ठीक है, ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है। उसके बाद हमें पता है एरिया का फॉर्मूला ये हमें दिया जा चुका है। ठीक है, इसको ही यूज़ करते हुए हमने जो है वो एरिया का रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या जी, एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है हर एक चीज़ के दरमियान। देखें 4 लिखा, 4.0। ठीक है, फ्लोट में आने के चांसेस हो सकते हैं हमारे जो है आंसर को, तो इस वजह से हम जो है एक्यूरेट आंसर के लिए 0.0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं तो वो हमें मिल सके। ये ना हो कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आने वाली, आंसर आने वाला है वो हमें डिक्लेयर ना हो। ठीक है, 4.0 लिखा हमने। फिर स्टैरिक, ये देख लें ये था ना आंसर हमारे पास फॉर्मूला जो है एरिया का। ठीक है, ये वाला है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, पाई। पाई की वैल्यू जो है हमें इधर इस आपके ही स्टेटमेंट में ये देखिए बता दी गई है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। 3.14 आ गया। फिर स्टैरिक यहाँ पे क्या है, R2। अगर आप R2 लिखेंगे तो वो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। उसकी डिक्शनरी में जो है इनकी हेडर फाइल्स में हमने इस तरह डिक्लेयर करवाया हुआ है। ठीक है, R2 का क्या मतलब है, R ने मल्टीप्लाई होना है R के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया R मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, ये आर कौन सा है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू हमने यूजर से ली है ना आर की, इस आर में वो वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, जब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारा जो भी आंसर आएगा वो इस एरिया के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम का भी उन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ है। वॉल्यूम का क्या है जी, 4.0 डिवाइडेड बाई 3.0 ब्रैकेट में
उसके बाद स्टैरिक देख लें, स्टैरिक मतलब इसको मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, पाई के साथ। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 है। उसके बाद अब ये R3 है वही वाला कि हमने R को मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स, ठीक है। R मल्टीप्लाई बाय R, R मल्टीप्लाई बाय R। इस R में कौन सी वैल्यू आएगी जो यूज़र ने एंटर करवाई है, ठीक है, वो वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए यूज़र ने 5 एंटर करवाया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा जब इसकी कैलकुलेशन होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी कैलकुलेट होगा आंसर, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो किस में जाके सेव हो जाएगा, इस वॉल्यूम वाले वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों के आंसर तो सेव हो गए, ठीक है, इनमें आकर सेव हो गए, लेकिन अब हमें स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे। जब तक हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये हमें प्रिंट स्क्रीन पर शो नहीं होंगे। अब हम चाहते हैं कि जो भी एरिया का जो आंसर आया वो भी स्क्रीन पर शो हो, जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है वो भी स्क्रीन पर हमें शो हो, ठीक है। अब देखें शो करवाने के लिए प्रिंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर ये बैक स्लैश एन क्या आता है हमारे पास, ये स्केप सीक्वेंसेस है। अगर आपको स्केप सीक्वेंसेस का नहीं पता तो लास्ट लेक्चर्स में जो है वो इस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप वो देख लें, डिटेल से बता चुकी हूँ। अब परसेंटेज एन का क्या मतलब है कि आपका जो कर्सर है जहाँ पे भी जिस भी लाइन पर ब्लिंक कर रहा होगा वो वहाँ से हटकर नेक्स्ट वाली लाइन पर मूव कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा जी, एरिया इज, ठीक है, एरिया इज आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब ये क्या है हमारे पास परसेंटेज 5.2 एफ, ये हमारे पास 5.2 क्या है, फील्ड विड्थ है। फील्ड विड्थ के बारे में भी जो है वो सब डिटेल से आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप अपने जो है लेक्चर्स में से देख सकते हैं। अच्छा जी 5.2 इन्होंने फील्ड विड्थ बता दी। फील्ड विड्थ मतलब 5 कॉलम्स होंगे और पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगे उनके 2 डिजिट्स जो हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो हमने प्रिंट पर शो करवाने हैं। परसेंटेज एफ इसलिए लिखा कि हमारे पास जो हमने शो करवानी है वैल्यू उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या है, परसेंटेज एफ। अब देखें यहाँ पे डबल कोटेशन खत्म, बैक स्लैश एन लगा के उन्होंने फिर कि जहाँ पे भी हमारा कर्सर मूव कर रहा है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, ठीक है, डबल कोटेशंस खत्म। उसके बाद कोमा, और यहाँ पर हमने वो वाला वेरिएबल लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है, ठीक है। प्रिंट एफ में हमने यहाँ पर कोमे के बाद वो वाला वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पर उसका नेम लिखा जाता है। अब हमने एरिया की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो एरिया का वेरिएबल जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एरिया के वेरिएबल की जो डाटा टाइप है, ठीक है, एरिया जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट है। इस फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एफ है। देख लेंगे परसेंटेज एफ ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये परसेंटेज एफ जो है, परसेंटेज 5.2 एफ जो है ये आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगा। इसका जो पर्पस है वो आपको, मतलब इसका परसेंटेज एफ का क्या मकसद है कि आपकी जो भी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होने वाली है उस वो किस टाइप के, फ्लोट टाइप की है, ठीक है। अब ये देखें आपको स्क्रीन पर एरिया इज ना तो आपको बैक स्लैश एन शो होगा, बैक स्लैश एन का जो भी काम है वो काम आपको शो होगा, आपको बैक स्लैश एन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। बैक स्लैश एन का मतलब है कि आपका कर्सर जिस भी लाइन पर मूव कर रहा है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, और उसके बाद एरिया इज लिखा और एरिया में जो भी पड़ा हुआ था, जो भी उसका आंसर आया था वो आपको ये स्क्रीन पर शो करवा दिया। क्या वैल्यू आ गई, 314.00 जो है ये आपकी आपका आंसर आ गया। इसी तरह प्रिंट टाइप का फंक्शन यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम का भी जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अच्छा जी यहाँ पे आप कह रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम इज लिखा हुआ है और यहाँ पर सेंटर फ्रेंसिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पर वॉल्यूम ही लिखा आएगा, ये गलती से उनसे ये प्रिंट हो गया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है वॉल्यूम का, यहाँ पर हमने कोमे के बाद वो वाली वेरिएबल का, उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। वॉल्यूम की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम की डाटा टाइप हमारे पास क्या थी, फ्लोट थी, और देख लें यहाँ पर हमने परसेंटेज एफ ही लिखा, उसका फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट, और ये 5.2 क्या है हमारे पास फील्ड विड्थ है, 5 जो है वो डिस्प्ले करवाता है कि आपके पास 5
जो है वो कॉलम्स होंगे, और जो भी आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद जो भी जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसके पॉइंट के बाद जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपने स्क्रीन पर शो करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, गेट सी एच का फंक्शन, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दी। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।